Unacademy. Let's crack it. Good evening, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Thank you, sir. So, बताइए कुछ अपने बारे में. Explain about yourself. Sir, my name is Himanshu Verma and I belong to Sultanpur, Uttar Pradesh. I have completed my BA LLB from Dr. Ram Manohar Lohia National Law University, Lucknow, and LLM from Banaras Sundar University, and currently I am doing PhD from BHU on the topic rights of arrested person with special reference to DNA based technology. Okay. Is your first interview, first mock? Yes, sir. Right of arrested person. Yes, sir. तो जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, जी सर. तो सबसे पहले उसका कौन सा फंडामेंटल राइट इम्पीच होता है? सर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. 21 होता है. Yes, sir. 22 होता है. यस सर. 21 या 22? Which one? सर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21. जबकि 22 तो ज़्यादा स्पेसिफिकली बात करता है सर अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में. यस सर, बट सबसे पहले सर जो है उसकी लिबर्टी को ही तो कर्टेल करते हैं. हाँ. यस सर. तो दैट्स अ लिबर्टी इन आर्टिकल लिबर्टी इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड इज इन आर्टिकल 20. अच्छा, ऐसा नहीं है कि मान लो कि अरेस्ट कर लिया 21 की लिबर्टी इम्पीच हो गई तो ऑटोमेटिकली अब 22 भी आ जाएगा. यस सर. कैन वी से दैट? यस सर, वी कैन से दैट. यस. 22 इम्पीच हुआ. यस सर, टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट कैन इम्पीच. किस सर्टेन एक्सटेंट तक इम्पीच हुआ? सर जैसे ही किसी को अरेस्ट किया उसकी सर जो है पहली बात तो फ्रीडम टू लाइफ चली गई. वो डिटेन कर दिया गया. ही कैन नॉट ट्रेवल. मैं सवाल वापस रिपीट करता हूँ. यस ध्यान सर. से सुनिए. आर्टिकल 21 इम्पीच हुआ, इट्स ओके. यस सर. आर्टिकल 22 भी इम्पीच हुआ या नहीं हुआ? हुआ तो किस ग्राउंड पे हुआ, और नहीं हुआ तो कौन से ग्राउंड थे जिसके अकॉर्डिंग वो इम्पीच हो सकता था? कैन आई टेक अ मोमेंट सर? टेक योर टाइम. सर अगर उसे किसी लॉ के अंतर्गत अगर उसे जो है सर डिटेन किया गया तो फिर उसको जो है अगर वो प्रिवेंटिव लॉ है या उसके प्यूनिटिव लॉ में तब तो वो नहीं इम्पीच हुआ. पर अगर लॉ नहीं है तो फिर उसका जो है सर इम्पीच हो जाएगा, उसका इलीगल अरेस्ट हो जाएगा. प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में आर्टिकल 22 के क्लॉज 7 में एक बात लिखी गई है. यस सर. क्या है वो? सर आर्टिकल 22 के क्लॉज 7 में ये लिखा गया है कि अगर जो है उसको जिसमें जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है, अगर उसको पहली बात तो ग्राउंड्स बताना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर जो है उसको ग्राउंड्स बताया जा रहा है तो एक कमेटी बैठती है जो कि हाई कोर्ट जजेस की होती है, जो ये असेस करती है कि जो भी ग्राउंड्स अगर उसको बताए जाएं या मतलब उसका डिटेंशन लीगल है या इलीगल है, ये चीज़ उसको बताती है. आप 22 के क्लॉज 7 की बात कर रहे हो या किसी और क्लॉज की बात कर रहे हो? 22 में कितने क्लॉज हैं? सॉरी सर, आई कैन नॉट रिकॉल इट. कोई बात नहीं. ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं?
Sir, human rights are very basic to us. When even a person born is that there are certain human rights are given, that he has right to life and liberty, which are right to liberty, he cannot be arrested, and there are many human rights. Even though that human rights are also incorporated in our fundamental rights, but as human rights, they are not justiciable. They are given for the proper well-being of the person, so that a person can live peacefully and चलिए प्रैक्टिकल सिनेरियो का आप एनालिसिस करें। एक ओल्ड एज कपल है, yes sir, हस्बैंड 90 इयर्स, वाइफ 88 इयर्स, कोई उनके इश्यू नहीं है, yes sir, तो उन्होंने क्या किया, एक पेट पाल लिया, डॉग। yes, अब वो डॉग घर पे बार्किंग वार्किंग करता तो पड़ोसियों को दिक्कत थी, पड़ोसियों ने शिकायत की, और डिफेंस में वो ओल्ड कपल कहता है कि भाई हम रात को अकेले रहते हैं, चोर वोर आ जाते हैं, तो कहेंगे जो डॉग है हमको प्रोटेक्ट करता है, डॉग इज आवर फैमिली मेम्बर। तो क्या पड़ोसियों का वो एक्शन, डॉग को नहीं रखने के लिए कंप्लेन करना, क्या वो ह्यूमन राइट का वॉयलेशन है? no sir, ह्यूमन राइट का वायलेशन तो नहीं है, क्यों नहीं है? because the dog is barking, we can understand, but बट the ह्यूमन राइट्स में ह्यूमन के राइट्स देखेंगे ना, डॉग पालना ह्यूमन राइट है क्या? बट सर ह्यूमन राइट्स तो इनके सर, डॉग पालना ह्यूमन राइट्स, इस हमारे जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो सब्जेक्टिव टू होते हैं, पर ये है कि उसमें हमारे भी तो राइट्स देखे जाएंगे कि हमारे क्या राइट्स हैं। मतलब अगर वो डॉग पाल रहे हैं, उनके पास जो है फैमिली का कोई मेंबर उनके साथ नहीं है, अगर उसमें उनको जो है हेल्प मिल रही है, तो दे कैन सर्टेनली सर पार, क्योंकि बिकॉज एज डॉग इज़ अ सर पेट एनिमल, तो वो तो परमिसेबल भी है पालना। हाँ, तो ये उनका ह्यूमन राइट है डॉग पालना? अगर टुडेज़ के सिनेरियो में देखा जाए तो सर वी कैन से दैट। आप टुडे से मत देखो, लेकिन लीगल सिनेरियो में देख के बताओ, क्या राइट टू हैव अ पेट इन योर हाउस इज योर ह्यूमन राइट? बट ऐसे तो सर जनरली तो राइट टू नहीं है। नहीं है ना? ये सर, बट सर प्लीज। Yes, Mr. Verma, ये सर, you belong Sultanpur, यस सर, but your schooling education is Banaras. यस सर। How? सर आई वॉज स्टडीड इन सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल सर, वहाँ हॉस्टल में मैं था। Huh? सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल सर, ये बीचू का है, उसमें एंट्रेंस के थ्रू एग्ज़ाम होता है, तो उसमें मैं हॉस्टल में रहता था। घर मेरा यहाँ सुल्तानपुर में था, और वहाँ सर उस जो है एडमिशन मिल गया था, तो इसलिए मैं वहाँ चला गया। ये सर, Means high school इंटर आपने वहाँ से किया है? सर इंटर मैंने वहाँ से किया था, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल से हाई इंटर। स्कूल तो सुल्तानपुर से किया है। सर ये सर, हाई स्कूल मैंने सुल्तानपुर में ही किया है। GIC से? नो सर, सर गांव के स्कूल थे। अच्छा, ये सर। सुल्तानपुर में कुछ चीज़ें फेमस भी हैं क्या? सर जैसे सुल्तानपुर में जो है एक घास जो आती है सरपत, तो सरपत के सर उत्पाद बनते हैं, उससे जो है जैसे वुमेन्स उसको जनरली यूज़ करती हैं उसमें सामान रखने के, जैसे डोलची टाइप का सर, तो मूंज के उत्पाद जो है बेसिकली। और सर वहाँ गन्ना काफ़ी होता है, चीनी मिलें वहाँ काफ़ी हैं, तो गन्ने का उत्पाद वहाँ सर बहुत ज़्यादा होता है। कोई रिलीजियस प्लेस भी है क्या सुल्तानपुर? सर रिलीजियस प्लेस सुल्तानपुर में एक है जो है बिजिथुआ धाम करके है सर, तो वहाँ पे हनुमान जी का जो है पूजा होता है मंगलवार और शनिवार को सर। और धोपाप भी कोई है रिलीजियस प्लेस क्या? हाँ सर, धोपाप है, पर सर मैं जैसे वहाँ गया नहीं हूँ, तो उसके बारे में मुझे उतना। मैं बिजिथुआ धाम सर, वैसे बिजिथुआ फेमस है, और वैसे ये सर कुशभवनपुर, मतलब इसको कहा जाता है कि जो है भगवान राम के पुत्र कुश ने इसको बसाया था, तो इसलिए कुशभवनपुर भी इसे कहते थे। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? सर बर्डन ऑफ प्रूफ ये हमें बताता है कि किसके जो है, जब भी कोई एविडेंस ले आना है और जिसको ये चाहिए कि ये केस मेरे फेवर में हो जाए, उसके ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है एविडेंस लाने का, कि अगर जजमेंट को अपने फेवर में चाहिए, अगर आप बर्डन ऑफ प्रूफ में, अगर बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है और अगर आप जो है उस एविडेंस को नहीं ले आएंगे, तो आप केस सर आप हार सकते हैं। किस सेक्शन बर्डन ऑफ प्रूफ डिफाइन किया गया? सर 101 में बर्डन ऑफ प्रूफ इंडियन एविडेंस एक्ट के इसमें। ओनस कब शिफ्ट होता है?
सर ये ओनस 102 सेक्शन में इंडियन एविडेंस एक्ट की है। इसमें ये जो है ये कॉन्स्टेंटली सर शिफ्ट होता रहता है कि अगर जैसे अगर हम क्रिमिनल केस ले तो प्रोसिक्यूशन पे पहले ये रहता है कि वो अपना केस साबित करे, इसके बाद फिर एक्यूज के ऊपर ये बर्डन जाता है कि वो प्रोसिक्यूशन केस में ऐसा कुछ एरर पैदा करे जिससे कि उसको बेनिफिट मिले। तो ये शिफ्ट होता रहता है कि केस आप क्रिमिनल केसेस में कब सर शिफ्ट क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन ने जब अपना केस सर इस्टेब्लिश कर लिया या मान लीजिए अगर एक्यूज को सर जैसे प्ली ऑफ एलिबाई लेनी है तो ये उसको एक्यूज को प्रूफ करनी होगी कि मैं कहीं और पे था। स्टॉपेल? सर स्टॉपेल ये कहता है कि अगर मैंने कुछ रिप्रेजेंट कर दिया, अगर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है और मेरे उस रिप्रेजेंटेशन से किसी एक थर्ड पर्सन ने एक्ट कर दिया है तो फिर वो जो जिसने रिप्रेजेंट किया है वो बाउंड हो जाएगा अपने एक्ट्स के लिए। प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल 115 में सर इंडियन एविडेंस एक्ट के दे रखा है। क्या एविडेंस एक्ट का स्टॉपेल जो है रेस जुडिकेटा का प्रभाव रखता है क्या? सर ये जो इंडियन एविडेंस का स्टॉपेल है ये स्टॉपेल बाय डीड है। इसमें ये है कि आप अगर जो है इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाली बात हो जाती है और जो उधर का रेस जुडिकेटा है सर वो केसेस पे बार लगाता है कि अगर एक बार जो है किसी केस में जो है डिस्प्यूट अगर सॉल्व हो गया है तो वापस से फिर उस सेम केस को नहीं रीओपन किया जा सकता है अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट थी। बट रेस जुडिकेटा सर इन दिस आई एम टेलिंग यू रेस जुडिकेट स्टॉपेल तो आपको बता दिया, रेस जुडिकेटा में क्या पोजीशन होती है? दोनों में अंतर हो गया ना सर ये जो स्टॉपेल है ये किसी एक एक्ट को बाउंड करने के लिए होता है और सर वो रेस जुडिकेटा में आप पूरा केस अगर केस जो है किसी के फेवर में आ गया है तो वो दूसरा आदमी फिर उसी सेम केस को किसी और उसी सेम कोर्ट में या कहीं और भी रीओपन नहीं करवा सकता। वंस डिसीजन फाइनल तो सर वो फाइनल ही रहेगा। दोनों में बेसिक अंतर यही है। हाँ बेसिक अंतर इसमें सर ये मतलब वो एक मैंडेटरी प्रोविजन है, कोर्ट को उसको फॉलो करना पड़ता है। पर ये सर ये जो ये स्टॉपेल है ये पर्सन मतलब इन पर्सन होता है कि अगर मैंने कुछ एक्ट कर दिया है तो जो सामने वाला है वो मुझे फिर बाउंड कर सकता है कि आपने कुछ बोला है और मैंने उस पर एक्ट किया है तो अब आप जो है वापस से अपने बात से हट नहीं सकते, पीछे नहीं हट सकते। ये चीज़ व्हाट आर टाइप ऑफ एग्जामिनेशन? सर एग्जामिनेशन में एक एग्जामिनेशन चीफ है, क्रॉस एग्जामिनेशन है एंड सर री एग्जामिनेशन है। बताइए क्या सर एग्जामिनेशन इन चीफ ये होता है कि जो पार्टी जिस विटनेस को उसने खुद से बुलाया है वो उसका एग्जामिनेशन इन चीफ करती है मैटर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर क्रॉस में अपोजिट पार्टी पूछती है, वो इसलिए करती है कि जिससे कि हम जो एग्जामिनेशन उसकी वेरासिटी को चेक करने के लिए वेदर इज़ सेइंग करेक्ट और नॉट। और री एग्जामिनेशन वापस से एग्जामिनेशन जिस पार्टी का एग्जामिनेशन चीफ होता है वापस से वही पार्टी जो बुलाती है विटनेस को वही री एग्जामिनेशन करती है कि जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन में डिस्क्रिपेंसी क्रिएट की गई है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। सेम पोजीशन फौजदारी में भी होती है, सिविल फौजदारी दोनों में सेम पोजीशन यही एक ही होती है, कुछ अंतर है दोनों में? एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन के सिविल में प्रोसीजर जो है वही है, फॉलो करते हैं, वही क्रिमिनल में फॉलो करते हैं। I'm sorry sir, I'm not able to recall it. लीडिंग क्वेश्चंस क्या है? सर लीडिंग क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि जो पार्टी क्वेश्चन पूछ रही है वो आंसर भी उसी में सजेस्ट करती है। इट इज़ सजेस्टिव टाइप का होता है कि जो क्वेश्चन मतलब जो आंसर मैं चाह रहा हूँ वही आंसर मिलने की मुझे उम्मीद भी रहती है। उसमें उम्मीद रहती है कि वो सजेस्ट ही करता है वो पूरी तरीके से कि जो है ये आंसर मिलना ही चाहिए। सजेस्टिव क्वेश्चन या ये सजेस्टिव क्वेश्चन मतलब आंसर्स को सजेस्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस ये इस तरीके से पूछे जाते हैं कि वो आंसर जो पूछने वाला रहता है वो उसी तरह का आंसर एक्सपेक्ट करता है, वही सेम आंसर आए मेरे पास। किस सेक्शन में लीडिंग क्वेश्चंस बताए गए? सर लीडिंग क्वेश्चंस एज फार एज आई कैन रिकॉल सर इट्स 141 इंडियन एविडेंस एक्ट। सर एज फार एज आई कैन रिकॉल इट्स 141 इंडियन एविडेंस एक्ट लीडिंग क्वेश्चन। यस 151। ओके सब पूछिए। जजमेंट इन रेम क्या होता है? सर जजमेंट इन रेम एंड जजमेंट इन पर्सनल। सर जजमेंट इन रेम इसका होता है कि वो जो जजमेंट आएगा उससे पूरा जो है सिर्फ मैं नहीं पूरा जो है जो भी वर्ड है वो पूरा बाउंड रहेगा। और जजमेंट इन पर्सोनम सर सिर्फ पार्टीज उससे बाउंड होती हैं। बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है? सर
सर बेनामी ट्रांजैक्शंस ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें जो ओनर होता है वो ऑस्टेंशिबल होता है, मतलब पैसा मेरा लगा हुआ है लेकिन मैं ज़मीन किसी और के नाम पे जो है लिखवाता हूँ। जैसे मैंने मतलब पैसा मेरा है, मेरी पत्नी कुछ नहीं कर रही है तो मैं उसके नाम पे लिखवा रहा हूँ, तो वो जो है ओरिजिनल ओनर तो मैं हुआ पर ऑस्टेंशिबली मेरी वाइफ जो है वो ओनर हुई, तो ये बेनामी ट्रांजैक्शंस मिल आते हैं। माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या नहीं? सर माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जो सेक्शन 10 हमारा कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए कि मेजॉरिटी होनी चाहिए, और मेजॉरिटी सर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में 18 ईयर्स ही दे रखी है। माइनर के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? सर माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट से उसका गार्जियन कर सकता है। रेस जुडिकेटा के बारे में जानते हैं? जी सर। बताइए डिफिनेशन रेस जुडिकेटा का। सर इन रेस जुडिकेटा प्रिंसिपल्स बताइए रेस जुडिकेटा के पूरे सेक्शन 11। कैन आई टेक अ मोमेंट सर? याद है? सर आई कैन ट्राई बट नॉट। चलिए जितना बता सके बताइए। Sir, in res judicata, the issues which are directly and substantially in issue, they should not. शुरुआत कहाँ से हुई है? इस सेक्शन की शुरुआत कहाँ से हुई है? Which word? Word पहला वर्ड। Sir, as far as it's directly and substantially हिंदी issue. या अंग्रेजी किसे बताइए? कोई नहीं, चलिए रेस सब जुडिस बताइए। Sir, in res sub judice, the issue, if in one the court, the suit is pending in any court, then the other court is barred from proceeding in that case. इस सेक्शन का पहला वर्ड बताइए। Sorry sir, exact recall. चलिए ऑर्डर 21 क्या कहता है? सर ऑर्डर 21 बेसिकली एग्जीक्यूशन की बात करता है। ऑर्डर 21 रूल 97 में क्या लिखा है? क्या प्रोविजन है? सॉरी सर। सेक्शन 47 सर ये सेक्शन 47 सीपीसी का कहता है कि जो भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो जो है मेरिट्स ऑफ द केस में नहीं जाएगी, वो एग्जीक्यूशन कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन का ही जो है इश्यूज देखेगी। प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये बता सकते हैं? ये सर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जो है इस इन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेंजर टू द पार्टी कैन नॉट सी, ओनली द पार्टीज हु हैज डन द कॉन्ट्रैक्ट दे कैन ओनली sue to each other. एंड व्हाट इज लीज पेंडेंस? सर लीज पेंडेंस अगर ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में है सर, अगर कोई सूट चल रहा है किसी कोर्ट में तो वो प्रॉपर्टी जब तक वो सूट चल रहा है तब तक वो प्रॉपर्टी पे न खरीदी जाएगी ना बेची जाएगी, और अगर मान लीजिए किसी कारणवश कर दिया जाता है तो जो कोर्ट का जजमेंट या आउटकम होगा उस पर डिपेंड करेगी। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जानते हैं? यस सर। क्या होता है? सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली चांस पे होता है सर, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस एंड दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। होस्टाइल विटनेसेस? सर होस्टाइल विटनेस जैसे एग्जामिनेशन चीफ के लिए जिस विटनेस ने बुलाया है उसके जो है उसके फेवर में ना दे करके जो अपोजिट पार्टी है उसके फेवर में जो एविडेंस देता है वो होस्टाइल विटनेस कैटेगरी में आता है। क्या किसी होस्टाइल विटनेस के एविडेंस के आधार पर कोर्ट कन्विक्शन बेस कर सकती है या नहीं? सर कोर्ट देखेगी कि अगर होस्टाइल विटनेस के एविडेंस में ना अगर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है और जो भी उसके स्टेटमेंट्स हैं वो कोजेंट हैं तो बिल्कुल सर वो जजमेंट उस पर बेस कर सकती है, उसको टोटली डिसरिगार्ड नहीं किया जाता होस्टाइल विटनेस को, उसके एविडेंस को। ऑर्डर 5 क्या है सीपीसी का? सर ऑर्डर 5 बेसिकली समन से रिलेटेड है। अमेंडमेंट किस प्रोविजन में है सीपीसी के? सॉरी सर। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग? सर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग सर ऑर्डर 3 यू आर एक्सपेक्टेड टू नो।
ये सर इस हिसाब से आप जवाब दे रहे थे। चलिए नेक्स्ट। चलिए सर। भाई आपकी योग्यता तो कमीशन ने टेस्ट कर ली, ठीक जी है। आपका एक पेपर रहा होगा रीडिंग का, जजमेंट राइटिंग का, नहीं रहा? नो सर। नहीं है, इसे यूपी मेंस में आपके जजमेंट राइटिंग का पोर्शन नहीं है? इसमें सर ये सर बट वो जजमेंट मतलब एग्जैक्ट नहीं, बस एक टॉपिक था एंड वी हैव टू मेक जजमेंट राइटिंग we have to make राइटिंग, issues, राइटिंग, uh, रीडिंग, हाँ, facts और इसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। यस सर दैट ये वाज था देयर। ना? यस सर। तो आप पीएचडी कर रहे हैं, कभी न्यायालय जाते हैं क्या? जी सिविल सर। कोर्ट, कभी सिविल कोर्ट घूमने जाते हो? सर सिविल कोर्ट में जब सेकेंड ईयर में था तो एक बार जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक ही से। बार गए, जी अब सर। नहीं जाते हो? नो सर उसके बाद पीएचडी में कोई दिन भर तो क्लासेज होते नहीं है। ये सर पीएचडी में अभी जो है अभी घूमने नहीं जाते, दूर है इसलिए नहीं जाते? नहीं सर पीएचडी बेसिकली से सिविल कोर्ट काफ़ी दूर है। नहीं सर बेसिकली जुडिशरी का ही तैयारी कर रहे थे इस वजह से। चलो, तो वहाँ पर आपने जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था, आप क्लियर हुए, जी सर। तो उसमें चार्ज फ्रेम करने का भी रहा होगा? जी सर। किस सेक्शन का आपने चार्ज फ्रेम किया था? सर मैंने फ्रेम किया था सेक्शन 299 का। 299। जी सर। काफ़ी सीरियस ऑफेंस। ये सर काफ़ी सीरियस ऑफेंस था। हम आपसे बहुत ऑर्डिनरी ऑफेंस का कहेंगे। जी। अगर हम आपसे कहें कि आप इन गिवन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जी सर। 279 का चार्ज फ्रेम करिएगा, जी सर। कैसे आप कर सकते हैं बताइए? सर 279 के लिए बेसिकली पहले तो उसके इंग्रेडिएंट्स लिखने मैंडेटरी होते हैं। तो उसमें पहले कि इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट, इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एंड फिर से नीचे की जो है स्टेट। एक सेकंड, आप अपने को मान लीजिएगा आप जुडिशियल ऑफिसर हैं, जी सर। आप जज हैं, जी। आप बताइए कैसे आप फ्रेम करेंगे? सर इसमें अगर हम ऊपर का प्रोसेस छोड़ दें स्टेट वर्सेस एक्यूज में और CIS नंबर, और अगर इन सबको नोट डाउन ना करें, सिर्फ नीचे सीधे डायरेक्ट चार्ज पे है, तो सर आई विल स्टार्ट विथ कि दैट एस एक्यूज हियर बाई चार्ज यू एज फॉलोज। यस सर। एंड फिर इसके बाद सर नीचे की जो है अंडर 279 दैट यू ऑन दिस डे ड्राइविंग द व्हीकल X UP 65 XXS that you have been caught I'm sorry, 1 second sir, I'll take a moment for frame in a mind then. 279 का चार्ज फ्रेम नहीं होता है। Yes sir. 279 में चार्ज फ्रेम नहीं करते हैं। समन्स ट्रायल है या वारंट ट्रायल? समझ बस yes sir. आप अगर हम ये कहते हैं 379 का आप चार्ज फ्रेम करिए तो आप कर सकते हैं, तो केवल एक्यूज का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। Sorry ठीक sir. है, Sorry. एक्यूज का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, उसको एप्लीकेशन और So- एविडेंस रिकॉर्ड होती है। Sir. आप ईजमेंट के बारे में कुछ जानते हैं? Yes sir. ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी क्या होता है? सर ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी होता है कि जब किसी ने मान लीजिए मकान बनाया और उसको जो है निकलने के लिए कोई जो है रास्ता किसी बगल वाले के घर से या किसी के घर से वेल या कुआं हो गया तो वो एक उस जो है अगर वहाँ से वो जा कर के उस चीज़ को ले रहा है, उस सामान को जो कि उसके लिए ज़रूरी है, तो उस पर वो ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी लग जाता है। जैसे कि वेल का एग्जांपल हो गया, या पास करने का, या मेरे पास ईजमेंट है कि मेरा मकान सर 2 फ्लोर का है, मुझे ऊपर सीढ़ी का इस्तेमाल करना है, तो वो सर ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी में आते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपने क्यों ऐसे परचेज कर लिया जहाँ पर रास्ता ही नहीं था? सर ये एक कहा जाता है कि ये एक बेसिक राइट है कि आपको जैसे जो है ये देना ही पड़ेगा। मुझे ऊपर जाना तो सर सीढ़ी तो इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी जो है, तो वो ईजमेंट पहले से ही जो है रहता है कि ये ईजमेंट आपको मिलेगा, नहीं तो सर वो प्रॉपर्टी का वैल्यू ही डाउन हो जाएगा, डिमिनिश। तो बोर्ड के बिहाफ पर मैं आपके सामने फीडबैक रख रहा हूँ, हिमांशु वर्मा जी। यस सर। कुछ प्लस पॉइंट हैं, जैसे आपका अपीयरेंस गुड है, अपीयरेंस इज गुड। कुछ जगहों पे आपका जो है जिस तरह से बहुत डिसेंट बिहेवियर भी रहा है, आपने ईजमेंट बाय नेसेसिटी क्वाइट एक्सप्लेन वेल सर। और सर के भी सवालों के आपने मतलब वहाँ पे जैसे रेस्ट जुडिकाटा, हॉस्टल विटनेस हैं वगैरह, काफ़ी जवाब अच्छे दिए। बट ऑन द सेम पॉइंट ऑन टाइम कुछ ऐसी बातें हैं, अब जैसे DK बासु इतना लैंडमार्क, दिलीप कुमार बासु, यस दिलीप कुमार फुल नेम,
है यस ना? सर, तो कई बार हम क्या होता है कुछ लेजेंडरी कैरेक्टर को सिंपली एब्रीविएशन में याद रखते हैं, जी है सर, ना? हमें हल्का सा जानकारी होना चाहिए। जी सर, आर्टिकल 21 और 22 का बेस रिलेशन आप इग्नोर कर रहे हो। 22 आपको पहले दो फंडामेंटल राइट देता है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको गिरफ्तारी के ग्राउंड बताए जाएंगे। यस हाउ सर, यू मस्ट बी राइट टू बी डिफेंडेड कंसर्न बाय द एडवोकेट, वो 22 देता है। यस सर, और दूसरा क्लॉज ये कहता है कि 24 आवर्स में नियरेस्ट मजिस्ट्रेट सामने पेश करना है। यस तो सर, जब तक इनका इम्पीचमेंट नहीं हो रहा है तब तक मियर अरेस्ट इज नॉट द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 22। ओके सर, 24 आवर्स तक तो वैसे भी अलाउ हो रहा है ना, यस सर, 24 एक्सक्लूडिंग जनरल आवर्स। यस सर, तो फिर 22 वॉयलेट कैसे करेंगे? जी सर, आपका जवाब सही था बट एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं था। यस सर, 21 वॉयलेट हुआ है, पर्सनल लिबर्टी इंपीच हो गई, हो Yes, गया sir. वॉयलेट यहाँ पर मामला। Yes, तो sir. 21 और 22 का यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल फैक्ट है जो आप इग्नोर कर गए, ओके सर, ठीक है? दिस प्रोविजन मस्ट बी लिंक्ड विद द चैप्टर 5 ऑफ सीआरपीसी। Yes, क्यों sir. पूछा? क्योंकि आपने कहा कि आप उस चीज के अंदर थीसिस लिख रहे हैं या पीएचडी यस कर ऐसा सर, कुछ राइट, आपने मेंशन यस किया, सर, यस सर, करेक्ट? अच्छा, सेकंड ये कि आपके सामने जब मैंने ओल्ड कपल वाला केस एनालिसिस किया था, देखो हमेशा ध्यान रखो, पहली बात तो ये कि आपका राइट किसी और के लिए जो है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट नहीं बनना चाहिए। यस सर, एक पॉइंट ये था जहाँ पर आप जवाब दे सकते थे। यस सर, दूसरा क्या है कि आपने इसमें क्या है कि दिल्ली हाईकोर्ट का एक स्पेसिफिक जजमेंट भी आया था, इसका नाम था आपके ये माया दी ऐसा क्या कुछ नाम था स्टूडेंट। तो उसमें उन्होंने बकायदा दिल्ली हाईकोर्ट ने ये गाइडलाइन भी दी है कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ इसलिए कि उनका पेट भौंक रहा है, बार्किंग कर रहा है, उनको मना नहीं कर सकते कि आप पेट नहीं रख सकते, अच्छा, है ना? और यहाँ तक भी उन्होंने बात की कि पेट को भी वही अधिकार है जो कहीं ना कहीं इंसान, हर क्रिएचर को एक अधिकार होता है जीने का और अपनी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? तो वो एक बार ऑब्जर्व आपको करना चाहिए और इसके अकॉर्डिंगली आपको दो आंसर देने चाहिए। पहला आंसर आपको ये देना चाहिए था यहाँ पे कि सर कहीं न कहीं राइट है ओल्ड कपल का, बट वो राइट जो है अदर अगर पड़ोसियों के लिए क्या कहता है इन्फ्रिंजमेंट बन रहा है तो यस, क्योंकि आपका ह्यूमन राइट दूसरों के ह्यूमन राइट को खत्म नहीं कर सकता, जी सर, उसकी एक एक्सटेंड है जो होती है। जी सर, जजमेंट राइटिंग सिलेबस में नहीं है। सर ये एक्चुअली तो सर ने क्रॉस नहीं किया, बाकी तो क्रॉस होता तो आप Yes, ऐसे sir. कैसे बात है? सिलेबस का पार्ट यानी कि आप प्रीलिम्स मेंस निकाल के आए हैं, यस सर, यस, है ना? टेक केयर ऑफ इट, यूज द लिसन द लाइन वेरी केयरफुली, यस सर, ठीक है? इसके अकॉर्डिंगली आपको ध्यान रखना है आपको। और एक चीज आपने नोटिस नहीं की किस तरीके से सर ने आपसे कहा कि चार्ज फ्रेमिंग, आप चार्ज फ्रेमिंग की ड्राफ्टिंग बताने लग गए। थोड़ा सा हमेशा अटेंटिव रहो कि बोर्ड कभी भी आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछेगा जो आप मेंस में लिख कर आ गए हो। जी सर, बोर्ड का एक एंगल होता है ये जानने का कि आपको बेसिक बातें पता है कि नहीं पता है कि भाई समन का मैटर है, चार्ज फ्रेमिंग वो आपसे वही जानना चाहते थे। अगर शुरुआत में आपने बात बता दी होती तो आगे का ये मैटर आगे नहीं बढ़ते फिर, जी सर, है ना? थोड़ा सा अटेंशन रखो और आपको ये जानकारी है कि समन केस में ऐसा नहीं होता, जी बट सर। वो इनिशियल पॉइंट पर अपन जो है नजरअंदाज कर गए, जी सर, उन पे थोड़ा सा वर्कआउट करने की आवश्यकता है। सर यू आर वेरी डिसेंट, गिव बोल्ड रेस्पॉन्स इन द इंटरव्यू एंड Good, you will do better. थैंक यू सर, Not too much serious about interview. यस सर, We can't. You will interview with 19. यस सर, Wish you all the best.